हे गाइस, सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा सेकेंड रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। अब देखेंगे इस वीडियो के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ा सेकेंड रिवोल्यूशन जब हुआ फ्रांस के अंदर 1830 में। सो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ओके, सो इम्पैक्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक रेडिकली एक रोमांटिसिज्म। पहले रेडिकली रोमांटिसिज्म का मतलब जान लेते हैं। रेडिकल का मतलब होता है जहाँ पे इंस्टेंट चेंज की डिमांड की जाती है, और इस इंस्टेंट चेंज के लिए अगर हमें हाथ में तलवार उठाना पड़े, मतलब हमें वायलेंट होना पड़े, तो वो चीज भी सही है। ओके, अपने अधिकारों के लिए जहाँ पे हमें वायलेंट होना पड़े तो वो चीज रेडिकल है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है भगत सिंह का। सो भगत सिंह क्या थे, रेडिकल विजन रखते थे अपना। वहीं पे दूसरी साइड है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है जहाँ पे फॉकलोर्स लाकर, नेशनल सॉन्ग लाकर, ठीक है, पुरानी स्टोरीज लाकर लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया जाता है, तो उस चीज को रोमांटिसिज्म बोलते हैं, राइट। सो रेडिकली हमारे पास एग्जांपल रहेंगे बेल्जियम और ग्रीस का, जहां पे तलवार उठाकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई थी। सेकंड हमारे पास रोमांटिज्म, जहां पे हम देखेंगे लोगों ने कैसे एक दूसरे को इमोशनली नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ एक दूसरे के साथ खुद को जोड़ा था, खुद को कनेक्ट किया था। सो लेट्स स्टार्ट विद दी रेडिकल। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेल्जियम। आपको याद है मैंने आपको ट्रीटी ऑफ वियना जब पढ़ाया था, उसमें फर्स्ट लाइन थी कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड को बेल्जियम दे दिया गया था, ठीक है, ताकि बेल्जियम के अंदर जो डेमोक्रेटिक आइडियाज है उनको सप्रेस कर दिया जाए। अब बेल्जियम के अंदर प्रॉब्लम ये डच रूलर था जो कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर था। अब ये प्रोटेस्टेंट क्या होता है, ये लाइक क्रिश्चियनिटी का ही एक सबसेक्शन है। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर कैथलिक्स होते हैं जिनका ये मानना होता है कि इंसान और भगवान के बीच में एक मीडिएटर का होना जरूरी है, और वो होते हैं क्लर्जीज लोग। वहीं उसी तरीके से जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं वो इस चीज को अपोज करते हैं। प्रोटेस्टेंट लोगों का ये मानना होता है सॉरी, कि ह्यूमन और गॉड के बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। इंसान खुद मेडिटेशन करके या खुद अपने डिवोशन से गॉड से अपनी आत्मा को कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर इंडिया के रेफरेंस में मैं समझाऊं, सो इंडिया में कुछ लोग मानते हैं कि जिनको घर में यज्ञ वगैरह कराने के लिए किसी पंडित पुरोहित की जरूरत पड़ती है। सो वो एक तरीके से कैथलिक्स विजन हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को ये लगता है कि उन्हें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, वो गॉड की सोल से खुद की सोल को खुद कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवोशन से। सो वो सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट टाइप थिंकिंग हो गई। वो नीदरलैंड के अंदर जो रूलर था, डच रूलर, ही वॉज प्रोटेस्टेंट, जबकि बेल्जियम का जो मैक्सिमम क्राउड था वो कैथलिक्स था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के जो विचार थे, दोनों की जो सोच थी, दोनों क्राउड की, वो नहीं मैच करते थे। इसीलिए जो बेल्जियम के अंदर जो कैथलिक्स क्राउड था उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया 1831 में, एंड फाइनली दे गॉट फ्रीडम। और इन्होंने अपने आप को, बेल्जियम के लोगों ने, जो कि कैथलिक क्राउड था, इन्होंने अपने आप को नीदरलैंड से फ्री करा लिया था, इंडिपेंडेंट करा लिया था 1839 में। सो इनका जो रिवोल्यूशन था बहुत ही वायलेंट और बहुत ही रेडिकल फॉर्म में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कराया था। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास ग्रीस का, और ये है ऑटोमन एम्पायर, जो कि मुस्लिम एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर एक्चुअली रूल कर रहा था ग्रीस के ऊपर, एंड ग्रीस को माना जाता है क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, जिसका मतलब है कि यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनका जो सेटलमेंट स्टार्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं ग्रीस के यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब ग्रीस से स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल उस तरीके से जैसे इंडस के बियॉन्ड वाला एरिया, यानी कि हिंदुस्तान वाला जो एरिया था, जब पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, तो ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के साथ, इंडस सिविलाइजेशन के साथ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमारी जो इंपॉर्टेंस हमारे लिए इंडस सिविलाइजेशन को लेकर है, उसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज के लिए ग्रीस की बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, सो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि वो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते थे, ग्रीस के लोग डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते थे। सो ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे ग्रीस के लोगों को फोर्स करता था कि वो वही रिलीजन फॉलो करें जो कि ऑटोमन एम्पायर के लोग फॉलो करते हैं, एंड वही कल्चर, वही कस्टम्स को फॉलो करें जो कि ऑटोमन एम्पायर के लोग फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे ग्रीस के लोगों को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आई, और इसीलिए ग्रीस ने रिवॉल्ट छेड़ दिया और अपने आप को फ्री कराना चाहा। ग्रीस के सपोर्ट में यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज आई, क्योंकि यूरोप की सारी कंट्रीज को पता था कि हमारा सिविलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर यहाँ पर लोगों ने अपने रिलीजन को चेंज कर लिया तो कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, सबने ग्रीस को सपोर्ट करा। ओके, सो फाइनली ग्रीस सक्सेस हो जाता है इंडिपेंडेंट को लेने में। 1832 में ग्रीस को इंडिपेंडेंट मिली थी ऑटोमन एम्पायर से, और इस इंडिपेंडेंट को आप याद रखेंगे, इस इंडिपेंडेंट को किस ट्रीटी से साइन किया था, ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपॉल। ये क्वेश्चन आ सकता है। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपॉल। आज के जो इस्तांबुल है उसी का नाम कॉन्स्टेंटिनोपॉल था, जो कि 1832 में साइन की गई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रोमांटिसिज्म, जहां पे लोगों ने तलवारें तो नहीं उठाई थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ अपने आप को इमोशनली कनेक्ट किया था,
इस कोशिश में कि हम अपनी डाइवर्सिटी को भूलकर एक यूनिटी में आ सकें। और अगर हम यूनिटी में रहेंगे तो हमारे कल्चर को लेकर हम कभी गिव अप नहीं करेंगे, और अगर हमारा कल्चर खत्म नहीं होगा तो हम अपने आप को जिंदा, अपनी पहचान को जिंदा रख पाएंगे। बट ये बिना यूनिटी के पॉसिबल नहीं था, लोगों को यूनिटी में रहना बहुत जरूरी था। और इसी यूनिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों ने एफर्ट दिया अपने पुराने हीरोइज्म कल्चर को, अपने पुराने हीरोइज्म पास्ट को लाने की। यहाँ पे लोगों ने कोशिश करी कि जो भी उनका हीरोइक पास्ट है या जो भी उनका ग्लोरियस पास्ट है, जो उनको हेरिटेज में मिला हुआ है, उसको लाकर वो एक दूसरे के साथ इमोशनली, सेंटिमेंटली खुद को एक कर सकें, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है जर्मन एंड पोलैंड का। जर्मन में आप देखेंगे, जर्मन के एक फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, इन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा था दास फॉक, ठीक है। दास फॉक का मतलब होता है द पीपल। सो इनका ये मानना था कि एक कंट्री का जो कल्चर होता है वो उस कंट्री में रह रहे लोगों के अंदर होता है, और इसलिए लोगों को एक यूनिटी में रहना बहुत जरूरी है ताकि वो कल्चर जिंदा रह सके। और इस कल्चर के जिंदा रहने के लिए लोगों को यूनिटी में किस तरीके से लाया जा सकता है, हम लोग फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांस की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर एक नेशन की ट्रू स्पिरिट होती है जो लोगों को बांध के रखते हैं। और अगर लोग एक दूसरे के साथ नहीं बंधे रहेंगे, एक यूनिटी में नहीं रहेंगे, तो वो डिस्पर्स हो जाएंगे, और डिस्पर्स हो जाएंगे तो कोई भी एब्सोल्यूट पावर उन लोगों के अधिकारों को छीन सकती है, उन लोगों का कल्चर, उन लोगों को खत्म कर सकती है। सेकंड एग्जांपल है बस पोलैंड का। आपको याद है मैंने ट्रीटी ऑफ वियना जब आपको पढ़ाई थी तो मैंने उसमें एक लाइन बताई थी कि पोलैंड रशिया को दे दिया गया था, राइट। सो रशियन कल्चर कहीं ना कहीं पोलैंड के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा था, और जैसा कि हमको पता है कि अपने कल्चर को हमें खुद खत्म नहीं होने देना है। सो इसी स्ट्रगल को कैरल कर्पिंस्की ने जिंदा रखा और लोगों के अंदर ओपेराज और म्यूजिक के जरिए लोगों के अंदर सेंटिमेंटली लोगों को यूनाइट बना के रखा। वहां के जो लोग थे, पॉलिश जो लोग थे, उन्होंने भी अपना जो डांस होता है उनका पोलोनेज एंड मजूरका, इसके जरिए खुद को यूनाइट करके रखा ताकि उनका ये कल्चर कभी खत्म ना हो पाए और वो पॉलिश कल्चर को जिंदा रख सके, क्योंकि इसी के जरिए वो सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं इस कल्चर के जरिए, राइट। लैंग्वेज का पॉइंट मैंने अलग से इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि पॉलिश लोगों ने किस तरीके से लैंग्वेज को अपना हथियार बनाया और रशियन लोगों के आगे गिव अप नहीं करा। सो इसमें ऐसा था कि हम सबको पता है कि पहले के टाइम जो एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को, वो या तो कोई लाइक गुरुकुल हो गया या फिर लाइक कोई चर्च हो गया, कोई मदरसा हो गया, इस तरीके से दी जाती थी। सो यहाँ पे चर्च के जो लोग होते थे वही बच्चों को एजुकेशन देते थे। सो यहाँ पे रशियन लोगों ने पॉलिश पृष्ठ लोगों को फोर्स किया कि वो पॉलिश बच्चों को रशियन कल्चर के बारे में पढ़ाएं, रशियन लैंग्वेज के बारे में सिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना कल्चर डोमिनेट करना चाहते थे। बट यहाँ पर जो पॉलिश पृष्ठ थे उन्होंने कभी भी लैंग्वेज को लेकर गिव अप नहीं करा और हमेशा अपने बच्चों को, अपने पॉलिश बच्चों को पॉलिश लैंग्वेज ही सिखाई, पॉलिश कल्चर ही सिखाया। तो यहाँ पर लोगों ने, जितना रशिया के लोग मना करते थे पॉलिश लैंग्वेज बोलने के लिए, उतना ही पोलैंड के लोग अपनी लैंग्वेज को बोला करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये लैंग्वेज और ये कल्चर ही ऐसी चीज है जो इनको बांध के रखेगी। अगर इसको लेके गिव अप कर दिया तो पोलैंड के लोगों की खुद की कोई पहचान नहीं रह जाएगी और इनके ऊपर कभी भी कोई भी आके रूल कर सकता है, इनके राइट्स को छीन सकता है। इसीलिए इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज को कभी गिव अप नहीं करा। उल्टा जितना रशिया के लोग मना करते थे, ये उतना ही लैंग्वेज को बोला करते थे, पॉलिश लैंग्वेज को। इन्होंने अपनी लैंग्वेज बोल बोलकर खुद को यूनिटी में बांध लिया था। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पोलैंड के लोगों ने अपनी लैंग्वेज को कभी गिव अप नहीं करा, उल्टा इसको एक वेपन के रूप में यूज करा और रशियन लोगों को ये दिखाया कि हम सब आज भी यूनिटी में हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे देखा कल्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है सिटीजन को बांधे रखने के लिए, एक दूसरे से बांधे रखने के लिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हम इसको अपने से खुद से रिलेट करके देखते हैं। सपोज करो कि हम एक मैच देख रहे हैं, राइट। मैच हो रहा है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, क्रिकेट मैच। जब इंग्लैंड का नेशनल एंथम आएगा तो हमें वो फीलिंग नहीं आएगी, बट जब हमारा खुद का जनगण मन प्ले होगा, जो गूज़बम्प फीलिंग हमें अपना जनगण मन सुनकर होगी ना, वो इंग्लैंड का नेशनल एंथम सुन के नहीं होगी। सो क्यों होगी? क्योंकि हम उस जनगण मन से खुद को रिलेट कर पा रहे हैं। वो हमारा कल्चर है, हमारे नेशन का हिस्सा है वो, राइट। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें हमारे नेशन से, हमारे कल्चर से जोड़े रखती हैं। दिस इज द पावर ऑफ नेशनलिज्म, दिस इज द पावर ऑफ आवर कल्चर। सो इट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे थर्ड स्नीज ऑफ फ्रांस, जो कि 1848 में हुई थी, और इसके बाद फ्रांस फाइनली रिपब्लिक बन चुका था, डेमोक्रेटिक बन चुका था। उसके बाद कोई मोनार्क फ्रांस के ऊपर नहीं आया था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पे जाकर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, असाइनमेंट वर्क एंड इस पीपीटी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।